नमस्कार, मैं हूं शशांक अवस्थी और आपका स्वागत करता हूं न्यूज़ प्लस की लाइव डिबेट में। कोरोना के कहर के बाद शिक्षा व्यवस्था भी ठीक से चल भी नहीं पाई थी कि कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। दस्तक से जहां पूरा देश हिल गया है, वहीं 70 से ज़्यादा देशों ने अपनी सीमाएं सील कर दी हैं या फिर उसकी तैयारी में है। ऐसे में देश की शिक्षा व्यवस्था का क्या होगा, इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं शिक्षाविद मनीष हिंदवी और वरिष्ठ पत्रकार शबी हैदर जी। कोरोना के कहर के बाद शिक्षा व्यवस्था भी ठीक से चल भी नहीं पाई थी कि कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक ने हिला कर रख दिया है। 70 से ज्यादा देशों ने अपनी सीमाएं सील कर दी हैं या फिर उसकी तैयारी में है। ऐसे में देश की शिक्षा व्यवस्था का क्या होगा, इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिक्षाविद मनीष हिंदवी और वरिष्ठ पत्रकार शबी हैदर जी। पहले तो सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ प्लस की लाइव डिबेट में। थैंक यू शशांक। सबसे पहले तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार की विभिन्न योजनाएं आ रही हैं और नए कोरोना ने जिस तरह से दस्तक दी है और जिससे शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर बदलती जा रही है, इस पर सभी जी सबसे पहले आपका राय जानना चाहेंगे कि क्या कहेंगे आप। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरे विश्व में कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक सुनाई दे रही है और सीमाएं सील की जाना शुरू हो गई हैं, तो यकीनी तौर के ऊपर बहुत सारी चीजें प्रभावित होंगी और सबसे पहले प्रभावित होगी हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऐसा मेरा आकलन है। और अभी हमने ठीक से जो है वो दोबारा से हमारा जो शिक्षा का या दूसरी अर्थव्यवस्था का जो भी पहिया है वो ट्रैक पे नहीं आ पाया है और ये एक सेटबैक होगा। बिल्कुल मनीष जी से जरूर जो है वो इस पे विस्तृत रूप से प्रकाश डालेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम प्रभावित होंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन। ये देखना होगा कि अभी हम कितना जो है वो ऑनलाइन के कंफर्टेबल हैं, कितना उसके पीछे जाके खेल पाते हैं, क्योंकि इन 6 महीनों में अगर मैंने बहुत सारे छात्रों को करीब से देखा है और उनकी जो ग्रूमिंग को देखा है, जब तक आप क्लासरूम में नहीं जाते हैं, जब तक आपका लाइव इंटरेक्शन नहीं होता है, तब तक बहुत सारी चीजें मिसिंग होती हैं। सिर्फ ऑनलाइन पे शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाना मेरी नजर में कहीं से भी उपयुक्त नहीं है। जी सभी जी, मनीष जी आपके पास आते हैं। हम देश में कई तरह के बोर्ड एग्जाम होते हैं, कई बड़े एग्जाम होते हैं। ऐसे में जो ये नए कोरोना के दस्तक से किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है, किस तरह की नई योजनाएं आ सकती हैं, किस तरह से बच्चों के एग्जाम दोबारा हो सकते हैं? भाई थोड़ा सा पीछे चलेंगे जी। पहली बार जब कोरोना को लेकर लॉकडाउन हुआ तो आपको ये एहसास हुआ कि किस तरीके से ध्वस्त प्रणाली आपके इस देश में शिक्षा को लेकर है और कितनी कमजोर सिस्टम है कि जब ऑनलाइन का वो शुरू हुआ तो पता चला कि ऑनलाइन कहाँ पर कुछ अच्छे स्कूल जो शहरों में हैं उनके पास सिस्टम था। गांव के स्कूल सरकार तो सिर्फ आदेश इशू करती है, गांव के स्कूलों में भेज के ऑनलाइन क्लास करिए। वहां ना स्मार्टफोन था, ना टीचर्स के पास डेटा था, ना वहां नेटवर्क आ रहा था। लेकिन तमाशे के रूप में पता चला 100 बच्चों के क्लास में 2 बच्चों ने क्लास अटेंड की। आपने साहब लिख के भेज दिया कि क्लास अटेंड हो गई, सरकार खुश हो गई कि हाँ क्लास चल रही है। इस तमाशे से बचने के लिए जरूरी था कि व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए और शिक्षा पर बजट को बढ़ाया जाए। दुर्भाग्य देखिए कि नई एजुकेशन पॉलिसी आती है सितंबर 2020 में, जिसमें आप ये बात कहते हैं कि साहब हम शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे और उसमें 6% जीडीपी का देंगे, और उसी के बाद फरवरी में बजट आता है और आप 99,000 करोड़ से बजट को 93,000 करोड़ कर देते हैं। तो आपकी तो मंशा ही नहीं साफ है। आप एक तरफ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े परिवर्तन करना चाहते हैं और पैसा देने को आप तैयार नहीं है। और इस देश की शिक्षा व्यवस्था सरकारी तंत्र पे नहीं चलती है, एक मेजॉरिटी प्राइवेट तंत्र उसको चलाता है। और प्राइवेट में भी 3 तरीके का तंत्र है। एक जो बहुत मजबूत और अमीर तंत्र है जहां पर बहुत सेलेक्टेड बच्चे जाते हैं, एक बीच का तंत्र है जो दोनों के बीच में कैटर करता है, और जो आखिरी तंत्र है जो गांव में कस्बों में छोटे छोटे स्कूल चलते हैं। मैक्सिमम शिक्षा का बोझा उन्हीं के कंधों पर है और इस कोरोना काल में सरकार ने उनकी मदद नहीं की और वो लगभग स्कूल बंद हो गए। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सभी जी, जिस तरह से 1.5 साल से ऊपर हो गया वो टीचर बेरोजगार बैठे हैं घरों में, स्कूल बंद हो गए। मनीष जी हम आते हैं आपके पास। सभी जी आपका एक बार रुख करते हैं। सभी जी, जिस तरह से अभी मनीष जी ने बताया कि जो बजट था उसको कम कर दिया गया इस समय में, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये शिक्षाविद हैं और बहुत ही क्रांतिकारी शिक्षक हैं, बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्तित्व हैं, और इन्होंने देखिए मूल मुद्दे पर जो है वो जहां जो मूल है, जो बेसिक है, यकीनी तौर पर तमाम सारी सरकारों को इनके सवाल के जवाब देने के लिए आगे आना होगा कि वो बेचारा जो गांव देहात में मॉन्टेसरी स्कूल और दूसरे सारे जो है वो इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोल के बैठे थे। मनीष जी, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, वो बहुत कोई क्रेडिट कार्ड बेच रहा है, कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी करा रहा है, और कोई जो है वो अब किसी होंडा के शोरूम में जो है वो गाड़ियों की बिक्री करा रहा है। तो ये शिक्षकों के ये हालात हैं। जहां तक मूल सवाल है सरकार की बजटिंग का,
तो ये भी देखिए, ये एक देवीय आपदा थी और हमें जरूर इसने आईना दिखाने की कोशिश की है। कोई भी सरकार विश्व में इस आपदा के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में थोड़ा सा पीछे रह गए, थोड़ा सा सुस्त रह गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पीछे छूट गए। अब अगर हम बात करें योगी सरकार की, तो 26 लाख से ज्यादा स्मार्टफोन और टैबलेट जो है योगी सरकार बांटने जा रही है मनीष जी। और छात्रों के हाथ में टैबलेट होंगे, लैपटॉप होगा, इधर जियो और दूसरे सारे एयरटेल का जो ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी है वो भी सुदृढ़ हुई है। तो कहीं ना कहीं से अब जो गांव का ननकू का बेटा है मनकू, वो भी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर पाएगा और मिस्टर फ्रांसिस हैं, उनका बेटा भी जो है वो क्लास रन कर पाएगा। ऐसी मंशा रखती है योगी सरकार। मनीष जी, जिस तरह से सभी जी ने आपसे एक सवाल ही किया है कि जो ये स्मार्टफोन योगी सरकार ला रही है, हर बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या फायदा मिलेगा इसका लॉन्ग टर्म में? ऐसा है कि किताबें बाजार में पहले से मौजूद थी, उनको पढ़ाने वाले लोग चाहिए थे, समझाने वाले लोग चाहिए थे। हमारे पास बच्चा जब अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए आता है तो महत्वपूर्ण ये नहीं कि इस किताब है कि नहीं, हम अपनी जानकारी उससे साझा करते हैं, उसको समझाते हैं। स्मार्टफोन देने से परिवर्तन नहीं आएगा, परिवर्तन उस व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, शिक्षकों को देखना है, आपको स्कूल देखने हैं आपको। क्योंकि मैंने कहा, मैं फिर रिपीट करता हूं अपनी बात को, ये व्यवस्था जो छोटे निजी स्कूल हैं उनके भरोसे चल रही है। ये प्राइमरी का एजुकेशन जो आपका है उनके भरोसे चल रहा है और वो बंदी के कगार पर खड़े हैं और सरकार ने सुध नहीं ली उनकी। लाखों टीचर होंगे और स्कूल हो गए, बंद हो गए, क्या किया सरकार ने उनके लिए? ये स्मार्टफोन बांटना एक इलेक्शन का जिमिक है, इसमें मत फंसिए। इस इलेक्शन इसको बांटने आप व्यवस्था बनाइए। आप सोचते हैं कि उन बच्चों के हाथ में टैबलेट और स्मार्टफोन देकर वोट में कन्वर्ट कर लेंगे? शिक्षा ऐसे नहीं सही होगी। पहले अच्छे टीचर खड़े करिए, जो स्कूलों को बचाने की कोशिश करिए, जो सरकार नहीं कर रही है। मनीष सर, अखिलेश सरकार ने भी लैपटॉप बांटे थे और बाद में वो लैपटॉप जो है वो बिके हैं और बहुत सारे बच्चों ने जो है वो उनपे जो अश्लील साहित्य होता है वो उसका भी जो है वो मार्ग प्रशस्त किया है, उस तरफ भी कन्वर्ट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपका मूल सवाल बिल्कुल सही है कि सरकार को सिर्फ जो है गैजेट दे देना नहीं है, उसका इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। और ये चुनावी शगुफा हो सकता है, लेकिन ठीक है, चुनावी शगुफा है, चुनावी झुंझुना है, लेकिन कम से कम कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हो रहा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है भाई, ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है एक प्रॉपर स्कूल का सिस्टम बने, बच्चे उस स्कूल तक कैसे आएंगे, उनकी कॉपी किताब क्या रहेगी, वहां टीचर है कि नहीं है, वो बेहतर पढ़ा सकता है कि नहीं। मैंने कहा नहीं, और ये सारी व्यवस्था सरकार इस बात को जानती है कि छोटे निजी स्कूल चलाते हैं। सरकार से कोई पूछे तो कि पिछले 1.5 सालों में उन स्कूलों के लिए, उन टीचरों के लिए, उस तंत्र के लिए क्या किया गया, कोई जवाब इनके पास नहीं होगा। भूखे मर रहा है टीचर, मनरेगा में नौकरी कर रहा है, और ये शिक्षा की बात करते हैं, विश्वगुरु बनने की बात करते हैं। अजब तमाशा मचा हुआ है। इस बदलाव को करने के लिए अब इस पर ये पानी डाल रहे हैं गैजेट बांट के, और ये हम आप दोनों लोग जानते हैं कि इस गैजेट को बांटने से परिवर्तन नहीं आएगा। सभी जी, आप बताइए, जो बड़ा सवाल रखा है मनीष जी ने। देखिए मनीष जी, कहीं ना कहीं जो मैंने जैसा आपसे पहले ही बताया कि जो मूल चीज है उस पर प्रहार किया है। मनीष जी ने एक बेसिक चीज को पकड़ा है और मनीष जी उस बेसिक चीज को पकड़ के बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है सर। ठीक है, देखिए, जो जिस सवाल को आपने उठाया है वो सवाल वाजिब सवाल है और वहां तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार 1-2 दिन में नहीं पहुंच सकती है। वहां तक पहुंचने के लिए एक रोड मैप होगा, बजट होगा और उसको क्रियान्वयन करने के लिए एक सच्ची नियत होगी। जब नियत होगी तो पॉलिसी बनेगी, उस पॉलिसी का कितना इम्प्लीमेंट होगा, फिर वहां तक हम पहुंच सकते हैं। लेकिन कोरोना ने हमको तहस नहस किया है और एक सरकार एक जो मिशन लेकर आई थी, मिशन प्रेरणा, वो भी कहीं ना कहीं से सर जो है वो, अगर प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो मुझे उन अधिकारी महोदय का नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने फुल फोर्स से उस मिशन प्रेरणा को लॉन्च कराने की कोशिश की और इस पे करोड़ों रुपया बजट खर्च किया गया, लेकिन मिशन प्रेरणा कहाँ है, कितना जो है वो बच्चे आगे आए, कितना सारी क्या चीज हुई, इस पर भी सवाल उठाया जाना चाहिए और इस पे भी सवाल होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और यकीनी तौर के ऊपर इस मुद्दे का हल जो है फिलहाल मुझे तो 1-2 दिन में दिखता हुआ, होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी जैसा मनीष सर बताएं। अदम गुंडवी का एक शेर है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये आंकड़े किताबी हैं। तो ये सब
पेपरों में चल रहा है, मिशन ये मिशन वो। एक बात और बताऊंगा आपको, 5,000 प्राइवेट डिग्री कॉलेजेस इस प्रदेश में काम करते हैं, उनके शिक्षकों को 10 महीना तनख्वाह नहीं मिली, लगातार 10 महीने तनख्वाह नहीं मिली उन्हें। क्या किया सरकार ने? ठीक है, आप एक दिन में सब परिवर्तन नहीं कर सके, लेकिन आप उनको कम से कम सब्सिस्टेंस बेसिस पर तो कुछ मदद कर सकते थे, राहत दे सकते थे। कोई चर्चा ही नहीं की आपने। शबी भाई, शिक्षा कभी इन सरकारों के एजेंडे में नहीं रही, और उसमें बेहतरी यहां सिर्फ और सिर्फ प्रयास इस बात का होता है कि ऊपरी सतह पर दिखाने के लिए कुछ होता रहे। और ये सारी जो कवायद बांटने की होती है, मैं तो कहता हूं मत बांटिए कुछ, आप लड़कों को सक्षम बनाइए कि वो खुद खरीद सकें, ठीक है ना? उस पर काम नहीं होता है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। सक्षम होना चाहिए, और एक मैं कह रहा हूं कि वो जब नियत होगी तो नीति बनेगी, और जब नीति बनेगी तो रोड मैप बनेगा, जब रोड मैप बनेगा 5 तो साल तो उसका बीत गए, जी 5 साल तो बीत गए। जी जी अब जी आखिरी जी महीने में क्या नियत बनेगी और क्या नीति बनेगी? अब तो चलिए अगली सरकार जो करेगी वो करेगी। एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से 70 देश अपनी सीमाएं बंद कर रहे हैं या बंद कर चुके हैं, ऐसे में जो छात्र बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, उनका आगे क्या होगा? मनीष सर, आप बताइए इस सवाल का जवाब। भाई देखिए, इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि जो जहां है वहीं फंसेगा। और इस साल ही क्यों, पिछले साल भी बहुत सारे लड़के जो बाहर जाना चाहते थे नहीं जा पाए, और छोटे छोटे जिलों के जो लड़के बाहर पढ़ने जाते थे उनके घर वालों ने नहीं जाने दिया, उनको वहीं रोक लिया। तो कहीं ना कहीं आप एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो बच्चों का करियर स्टेक पर तो रहा ही रहा पिछले 2 साल। अब ठीक बात है कि अब उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, एक बहुत बड़ी महामारी है ये। और अभी ये जो नया वेरिएंट आ रहा है, कह रहे हैं ये और खतरनाक होगा, और यही टाइम एडमिशंस के फिर शुरू होने का है। तो वो जो स्कूल इंतजार कर रहे थे, जो छोटे छोटे स्कूल थे, उस इंतजार में थे कि चलो इस मार्च से नया सेशन शुरू हो जाएगा, फिर हम शायद जो कुछ बच गए थे कि हम सरवाइव कर जाएं। अब तो बहुत बड़ा संकट खड़ा होगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि यहीं पर सरकारों की भूमिका है। जॉन मेनार्ड कीन्स ने 1936 में अपनी जनरल थ्योरी की इस किताब में कहा, इसी बात को तो कहा था कि जहां पर प्राइवेट सिस्टम फेल करेगा वहीं पर सरकार को आकर सपोर्ट करना है। तो अगर सरकार सपोर्ट नहीं कर पा रही तो सरकारों को भी तो सोचना होगा कि हमसे कमी कहां रह जा रही है, क्या गलती हो रही है। एमएसएमईज के मुद्दे पर तो यही हुआ। पूरी दुनिया में माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को वर्किंग कैपिटल सहयोग के रूप में दिया जा रहा था। हमारी सरकार लोन पे लोन दे रही थी। भाई आपने एक लोन चुका नहीं पा रहे, आप नया लोन देने को तैयार है, तो लोन लेकर वो क्या करेगा, इंटरेस्ट कहां से देगा, ईएमआई कहां से भरेगा। पूरी दुनिया में वर्किंग कैपिटल में सहयोग किया गया, पूरी उनके वेज बिल को सहयोग किया गया एमएसएमई को खड़ा रखने के लिए। तो बात सिर्फ सही पॉलिसीज की है और ईमानदार एक सोच के साथ पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने की है। मनीष सर, पे नीरव मोदी और विजय माल्या कैसे पैदा होते सर? ये भी वो तो तो एक सवाल है। अलग भ्रष्ट सिस्टम है, कभी चर्चा करिए उस पर। ये जो बैंकिंग तंत्र में सरकारी इंटरफेरेंस है ना, इस पर शबी भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस पर एक अलग एक दिन बात करिए। और सरकार उन कमियों को छिपाने के लिए प्राइवेटाइजेशन कर रही है, इस पर भी एक दिन बात करिए। मनीष सर, आपने देखिए, अगर बिल्कुल बात करेंगे, प्राइमरी एजुकेशन की बात की, और अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें, अब्रोड की बात करें, कोचिंग व्यवसाय की बात करें, छोटे शहरों से बड़े शहरों में आकर पढ़ने वालों की बात करें, लखनऊ मेरठ गाजियाबाद से दिल्ली जाके आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्रों की बात करें, तो सबका दांव स्टैक पर है। और कहीं ना कहीं से देखिए, बहुत बहुत बड़ा जो एक इकोनॉमी का जो डिसबैलेंस है वो क्रिएट हो रहा है। छात्रों के पास जो पैसा कोचिंग में जाता था, कोचिंग से टीचरों के पास जाता था, टीचर से घर परिवार चलते थे, घर परिवार से इंजीनियर और डॉक्टर बनते थे, तो कहीं ना कहीं वो पूरी व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। मनीष सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ऑनलाइन एजुकेशन, जैसा कि बताया जा रहा है, सब्ज़बाग दिखाए जा रहे हैं कि साहब ऑनलाइन एजुकेशन के अगर बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं तो बहुत सारी पॉजिटिविटी ये है कि हम अपने अगर कोई बहुत बड़े गुरु हैं या कोई बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं और वो ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, तो हम सीधे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और दूसरे सारे विशेषज्ञों से अपनी तालीम ले सकते हैं। तो कहने का मतलब सर मेरा यही है कि क्या ऑनलाइन एजुकेशन जो है काफी है, या अभी इसमें और क्या किया जा सकता है जिससे बेहतर परिणाम सामने आए? देखिए, क्लासरूम टीचिंग का कभी कोई विकल्प नहीं हो सकता है। हम बच्चे के सामने रहते हैं, उसकी समस्याएं सुनते हैं, उससे बात करते हैं, उससे अपनी जानकारी साझा करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं। हाँ, ऑनलाइन आप स्पेशल लेक्चर्स करा सकते हैं, कभी किसी एक्सपर्ट का करा दिया, कभी किसी एक्सपर्ट का दिया, लेकिन वो एक पार्ट होगा उस व्यवस्था का, वो पूरी व्यवस्था नहीं हो सकती।
ऑनलाइन टीचिंग कभी पूरी व्यवस्था नहीं हो पूरी सकती व्यवस्था है। नहीं हो सकती है। आप जी दोनों शशांक का जी सभी जी, आपने और मनीष जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आप सर, लोगों एक का सवाल और मेरे जहन में आ रहा है, चलते चलते मनीष सर से बताइए। पूछ लें। सर, ये जो डॉलर है ये लगातार आगे बढ़ रहा है, जिससे विदेश में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके यहाँ पर पेरेंट्स की जो जेब है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर $2000 फीस थी और उसके लिए हमें 10,000 रुपये देना पड़ते थे, तो 15,000 रुपया देना पड़ रहा है। सर, इसको कैसे मैनेज करें? इकोनॉमी की हालत पर किसी दिन फिर चर्चा करिए, बड़ा गंभीर प्रश्न आपने उठा दिया है। इकोनॉमी जी तो 2014 के बाद ही ध्वस्त हो रही है, और मैं इसको अपनी बात को तर्क और डेटा के साथ सिद्ध करूंगा कि जी इकोनॉमी में जो लगातार गिरावट आ रही है, वो चाहे डिमोनेटाइजेशन से शुरू करिए, इनफॉर्मल इकोनॉमी है आपकी, और आपने डिमोनेटाइजेशन और खराब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, इससे आपको इसमें आपने इसको बेपटरी कर दिया। पूरी इनफॉर्मल इकोनॉमी ध्वस्त है ना। जी और इसीलिए आप अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे नहीं ला रहे हैं पिछले 7 सालों में, कि साहब सच सामने आ जाएगा। लेकिन वही है कि सच को आप छुपा तो सकते हैं, दबा तो सकते हैं, लेकिन वो बाहर तो आएगा ही आएगा, रुक थोड़ी जाएगा। इकोनॉमी पर एक दिन चर्चा और करिए, इस पर भी बात करी बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल जरूर सर, करेंगे आपका चर्चा समय इस पे। सहयोग। मनीष जी ने आज बहुत बड़े बड़े सवाल उठाए हैं सरकार पर। इन सब पर एक एक करके हम जरूर बात करेंगे और आपको बताएंगे। सभी जी और मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू शशांक। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।